सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आज दुनिया भर में 26,000 से ज़ायद कंपनीज एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया में तेजी से बदलते हुए कॉर्पोरेट माहौल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का बहुत बड़ा किरदार है। आईटी इनकलाब के नतीजे में पूरी दुनिया में लोगों का तर्ज जिंदगी बदल गया है। दुनिया में चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जारी है, जिसमें रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ऑटोनमस व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया है और बड़े मुमालिक अपनी मईशत का ज्यादातर रेवेन्यू आईटी एक्सपोर्ट से हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर बिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ उभर रहा है। मार्केट के माहिरीन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट पर नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर पर भी होती है। इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रेड में इजाफे के लिए आईटी को फरोग देकर तरक्की के नए जीने तय किए जा सकते हैं। आईटी सर्विसेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम इसे पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। आईटी की बढ़ती हुई मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में हर साल 1 लाख आईटी ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है, लेकिन तालीमी इदारों से सिर्फ 25,000 लोग ही निकल पा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ग्रेजुएट होने वाले तलबा में से सिर्फ 10% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो मार्केट में रोजगार हासिल करने की जरूरी महारत के हामिल होते हैं। इन ग्रेजुएट्स में से बाकी 90% वो हैं जो आईटी के शोबे में मुलाजमत के लिए काबिल नहीं है। पड़ोसी मुल्क इंडिया की सालाना आईटी एक्सपोर्ट 194 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की सालाना आईटी एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 1.9 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता और तरक्की ममालिक से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की में बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान की जो गूगल और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 54% लोगों के पास एंड्रॉयड सेलफोन मौजूद हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर रियल टाइम प्रमोट किया जाए तो 2030 तक पाकिस्तान की सालाना आमदन तकरीबन 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचाई जा सकती है। वजारत आईटी की तरफ से दिए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की इनकम जीडीपी का सिर्फ 1% है, जबकि भारत के आईटी सेक्टर की आमदनी उसकी कुल जीडीपी का 10% से भी ज्यादा पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल आईटी की बरामदात में 33.64% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने 22% की कंपाउंड सालाना तरक्की की शरह हासिल की है, जो कि दीगर तमाम सेक्टर्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट रवा माली साल 10 से 15% बढ़कर 3.5 से 4.25 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स को चंद वर्षों में 20 से 25 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बेहतर पोजीशन हासिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। पाकिस्तान को अगले 2 से 3 साल में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी और 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि यह सब होगा कैसे। इंटरनेट के बार बार बंद होने से मुल्क में आईटी बिजनेस मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 24 घंटे इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान को 1.3 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। ओकला इंटरनेट स्पीड टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मोबाइल इंटरनेट स्पीड के एतबार से 111 ममालिक में से 100वें नंबर पर है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड्स के हवाले से 158 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 141वां है। तो जब ये इतनी डाउन है तो इसको अब कैसे किया जाएगा और ये टारगेट 20 से 25 अरब डॉलर का कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तुफैल अहमद खान साहब प्रेसिडेंट हैं फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तुफैल साहब, यकीनी तौर पर आप जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे मुंसलिक जो लोग हैं उनको ये इंटरनेट की बंदिश और इस तरह की रुकावटों से बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। फिगर्स हमने आपके सामने रखे हैं। अब जो वजीर आजम का टारगेट है अगले 5 साल में 20 से 25 बिलियन डॉलर्स का, क्या ये एक एम्बिशियस टारगेट है? इसको अचीव किया जा सकता है? अगर होना है तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी इस हवाले से बात करने के लिए। अब देखिए 25 बिलियन डॉलर का जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी एक टारगेट रखा है, तो अगर आप उसको सही से पढ़ें तो देखें उसमें खुद ये भी जिक्र किया है कि मुल्क के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा और 2024 के अंदर ही नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके मुताबिक पूरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जाएगी ऑप्टिकल जो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी है उस पर, और फिर डिजिटल नेशन बिल जो टेबल हुआ है नेशनल असेंबली में। अच्छा, मैं अब दोबारा टारगेट पर जाता हूं तो देखें जब भी कभी टारगेट दिया जाता है, स्पेशली जब आईटी का टारगेट दिया जाएगा तो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ होगा। आप इंटरनेट को अलग करके आईटी का टारगेट पूरा नहीं कर सकते। अगर आपने 25 बिलियन डॉलर रखना है या 15 बिलियन डॉलर या 30 बिलियन डॉलर, आपने जो भी टारगेट रखना है अगर वो आईटी से मुंसलिक है तो उसमें इंटरनेट की
जो कनेक्टिविटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, जिसका अभी जिक्र गवर्नमेंट ने किया भी है, गवर्नमेंट ने वादा भी किया है। और आईटी मिनिस्टर से मेरी खुद भी मुलाकात हुई है 12 दफा। कि नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव सिर्फ इसीलिए लिया गया है ताकि हम पूरे मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिर आप देखें इलॉन मस्क का जो स्टार लिंक है पाकिस्तान में, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। और इसके अलावा चाइना की भी एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट पे काम कर रही है, रिसेंटली पीटीए के साथ उनकी भी मुलाकात हुई है। तो ये कुछ अच्छी चीजें मैंने देखी हैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान में, ये जो 2 से 3 चीजें हो रही हैं, तो आई थिंक फिर हम शायद अचीव कर लें। क्योंकि अभी रिसेंटली आईटी एक्सपोर्ट्स मुल्क में हमारे इतने इश्यूज के बावजूद आईटी एक्सपोर्ट का तकरीबन 31% इजाफा हुआ है। अब आप देखें जहां हमारे मुल्क में इतने चैलेंजेस रहे, वहां 31% अगर मुल्क में इजाफा रहा है तो हम समझेंगे इससे भी आगे जा सकते हैं अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएं। और अगर आप ये देखें टारगेट $25 बिलियन का, तो इसमें आईटी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, तो मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे काम करके जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करा के पूरे मुल्क में इंटरनेट के इश्यूज रिजॉल्व करेगी, 5G को भी लेकर आएगी। और फिर जुबैर साहब, ये जो इस वक्त तुफैल साहब जो दुनिया के दीगर ममालिक में जो इंटरनेट की स्पीड है, ज़ाहिर पाकिस्तान उनसे इस वक्त बहुत पीछे रह गया है। 2 जो लिस्ट मौजूद है हमारे पास, उसमें बहुत ही हम डाउन रेटेड कंट्री के तौर पर एक में 100वें नंबर पर और एक में 141 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब ये कैसे हम कम्पीट कर सकेंगे? 33% का इजाफा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जिस तरह के हालात हमें दरपेश है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारा इमेज भी उससे यकीनी तौर पर डैमेज हुआ होगा जब टाइमली आप ऑर्डर्स नहीं वहाँ पहुँचा पाते या कोई काम अपनी मुकर्रर मुद्दत में नहीं पूरा होता, तो उससे आप एज इंडिविजुअल काम कर रहे हो या एज कंपनी आप काम कर रहे हो, आपकी एक रेपुटेशन ज़रूर डैमेज होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, रेपुटेशन डैमेज होती है, आप ट्रस्ट लूज कर जाते हो, आप अपना क्लाइंट लूज करना शुरू हो जाते हो अगर आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है। बट अगर आप जो यूनाइटेड नेशन गवर्नेंस इंडेक्स है उसको देखें तो पाकिस्तान ने उसमें तरक्की की है। और फिर मैं समझता हूँ दुनिया में 4थे नंबर पर हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी आती है। इस वक्त पाकिस्तान में 20 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। तो देखिए देयर आर मेनी पॉजिटिव साइड्स एज वेल। हाँ, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान का नंबर बिल्कुल आपने सही बताया, और पाकिस्तान में चैलेंजेस भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा रहे। और उसके बावजूद हमारे मुल्क में $1 मिलियन से ज्यादा 6 से 7 पाकिस्तानियों ने 2024 में कमाया है, जिनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने अवार्ड दिए। आप समझे 30 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपए में। $1 मिलियन से ज्यादा एक बच्चे ने कमाया है जो हमारे मेंबर भी हैं, और वो 6 से 7 से ज्यादा पाकिस्तानी है। एक प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। इसी मुल्क में कितने लोगों ने इस वक्त पूरे मुल्क का नाम भी रोशन किया है, बल्कि आपने ये बात बिल्कुल इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स को हमारे मुल्क की इंटरनेशनल मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा। और इस चीज का जिक्र अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है पाकिस्तान की वो भी बेहतर करनी पड़ेगी। देखिए इश्यूज तो बहुत सारी जगह पर आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हमें ये देखना चाहिए क्या उस चैलेंजेस पे गवर्नमेंट काम कर रही है नहीं कर रही, क्या उस पे मीडिया काम कर रहा है, क्या मेरा इदारा पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन उस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, आईटी कंपनीज का इदारा पाशा उस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अलाइंड है नहीं है। तो हमें हर चैलेंज पे रिव्यू ये करना चाहिए क्या उस चैलेंज पे कुछ काम भी हो रहा है नहीं हो रहा। जिस मुल्क में उस चैलेंज पे कुछ काम नहीं होता तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता। और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, चाहे ये गवर्नमेंट हो या पुरानी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं खुद 4-5 सालों से देखता हुआ आया हूँ, हर गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर पे काम जरूर किया है। और तो फिर जो हमारे यूथ का स्किल सेट है या जो एक्सपर्टी है वो भी एज़ पर डिमांड इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही। 1 लाख ग्रेजुएट्स की हमें ज़रूरत है, हम मुश्किल 25,000 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसमें भी सिर्फ 10,000 ऐसे हैं जो इस वक्त जदीद दौर के तकाज़े हैं उनसे हम आहंग हैं। तो ये जो बाकी 15,000 हैं और जो उसके बाद जो 75,000 की एक शॉर्टेज है, उस पर कैसे काम हो सकता है, ये तादाद कैसे बढ़ेगी और जो ग्रेजुएट्स हैं भी उनको स्किल्ड कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में दुनिया बहुत आगे जा रही है और हम अभी तक शायद वो बेसिक की तालीम आईटी की अपने नौजवानों को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट इसमें मेरा एक इनपुट है कि जिन्होंने पढ़ना चाहिए पाकिस्तान में वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जिनको पढ़ना चाहिए वो आज पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ाना चाहिए वो पढ़ रहे हैं।
तो पाकिस्तान में या आप IT ग्रेजुएट्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, बट आप देखें डिजी स्किल्स जो है उसने 3 लाख ग्रेजुएट्स आई थिंक किए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और डिजी स्किल्स के अलावा बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स के अगर आप नंबर्स को करें तो पाकिस्तान में जो 64% आपकी टोटल यूथ की आबादी है, टोटल पॉपुलेशन की, अच्छे खासे लोग इन स्किल सेंटर से, इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से ग्रेजुएट होते हैं, बट उनको भी जॉब नहीं मिलती क्योंकि वो जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनको रिमोट जॉब्स पे जाना चाहिए, उनको ऐसे लोगों से पढ़ना चाहिए जो खुद डॉलर्स में कमा रहे हैं। इसलिए मैंने इस चीज का जिक्र किया कि जिनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ाना चाहिए वो पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ाने वाले हैं वो तरक्की कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो अभी तक उसी तरह से एक दूसरे की वीडियोस देख रहे हैं, कोर्स पे कोर्स कर रहे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में मेरी एसोसिएशन भी, मैं खुद भी इस चीज पे आवाज भी उठाता हूँ कि खुदारा आप काम करना शुरू करें, डॉलर्स में कमाना शुरू करें। पढ़ लिया आपने, स्किल हो गए आप, लेकिन अब कमा क्यों नहीं रहे? अगर 3 लाख ग्रेजुएट भी निकले किसी इदारे से तो उस इदारे से हमें पूछना चाहिए, आप IT ग्रेजुएट्स को छोड़ दें, आप उस इदारे से पूछें जिसने स्किल्स करके किसी को निकाला है 3 लाख लोगों में से, क्या उसमें से 50,000 लोगों ने कमाना शुरू कर दिया? क्या हमारे मुल्क में डॉलर्स के रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए? क्या उनकी रेमिटेंस आना शुरू हो गई? क्या अगर 3 लाख में से 50,000 भी काम नहीं कर रहे, 10,000 भी काम नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? सही, चलें, बड़े बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं तुफैल साहब आपके, और आने वाले दिनों में इन पॉइंट्स को भी हम उठाते रहेंगे आपसे और दीगर अपने एक्सपर्ट से भी इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तुफैल अहमद खान साहब, प्रेसिडेंट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्की मईशत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान दुनिया के 40 बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से 35 लाख से ज़ायद अफराद वाबस्ता हैं, जिसका मुल्की GDP में हिस्सा तकरीबन 3% का है। कारें, ट्रैक्टर्स, ट्रक, बसेस, जीप्स, वैगन्स और मोटरसाइकिलों के 113 से ज़ायद मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जिनकी मजमूई सरमायाकारी 150 अरब रुपए यानी $570 मिलियन के करीब है। इस वक्त मुल्क में 1.5 लाख से जायद गाड़ियां और 18 लाख से जायद मोटरसाइकिलें सालाना बुनियादों पर तैयार की जा रही हैं। मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस ने दीगर सेक्टर्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी शदीद मुतासिर किया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की पैदावार में कमी भी देखने में आई है। गाड़ियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और स्पेयर पार्ट्स की महंगी इंपोर्ट ने इस सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2020-2021 के दौरान मुल्क में गाड़ियों की मजमूई पैदावार सबसे ज्यादा थी। फिस्कल ईयर 2021 में 28,59,552 गाड़ियां पाकिस्तान में तैयार की गई, जिनमें कारों की तादाद 1,53,000 से जायद, जीप और SUVs की तादाद 28,000 से जायद थी। फिस्कल ईयर 2022-23 में गाड़ियों की मजमूई पैदावार में 46% की बड़ी कमी देखने में आई। माली साल 2023 के दौरान गाड़ियों की मजमूई पैदावार 14,35,000 से जायद रही। गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक फिस्कल ईयर 2023 के दौरान 12,43,25,000 से रुपए से जायद मालियत के इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट की गई। फिर इस रवा माली साल में मुल्की मईशत ने 180 डिग्री का टर्न अराउंड लिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने चैलेंजेस के फेज से बहुत तेजी से बाहर आ रही है, जिसके असरात अब हर सेक्टर में नजर आ रहे हैं। इस रवा माली साल जुलाई से दिसंबर के दौरान गाड़ियों की फरोख्त में भी 54% का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो सेक्टर ने माली साल 2025 की पहली तिमाही के दौरान जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट की जो कमी हुई है, फिर रेमिटेंसेज में जो इजाफा हुआ, इसकी वजह से जुलाई से दिसंबर में जो कार्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पिकअप वैन्स हैं, इनकी सेल में 54% का इजाफा हुआ है। 60,676 यूनिट्स तक अभी ये सेल पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही में 39,453 यूनिट्स थी। तो दिसंबर 2024 में गाड़ियों की फरोख्त में 68% से ज़ायद का इजाफा हुआ और सिर्फ दिसंबर में ही 9,820 यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। ट्रक्स और बसेस की फरोख्त में एयर बाई एयर 84% का इजाफा हमने देखा है और ट्रैक्टर्स की फरोख्त में माली साल 2025 की पहले तिमाही में 26% कमी हुई है और 17,397 हो रही है, जो गुज़िश्ता माली साल में 23,000 यूनिट से कुछ जायद थी। तो अब ये पूरी इस वक्त सूरत हाल है ऑटो सेक्टर का तकबील है, वो कितना सेफ है, कितना इसमें मजीद पोटेंशियल है। गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सालिया हसन साहिबा ऑटो एक्सपर्ट भी हैं, कन्वीनर हैं ऑटोमोटिव सेंट्रल कमेटी FPCCI की। बहुत शुक्रिया सालिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहला तो ये सवाल है कि गाड़ियों की कीमतें इस वक्त मौजूदा दौर में पिछले 5-6 महीनों में क्या खातिर ख्वाह कमी आई है या फिर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है, जो ये एक बड़ा इजाफा हमने पिछले 4-5 माह में देखा है? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया अपनी बात करने का।
जो आपने अभी सारा डाटा दिया बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन उसमें एक करेक्शन करना चाहूंगी कि हमारी जीडीपी में जो ऑटोमोबाइल का हिस्सा है वो 4% था जब अपने बूम पर थी ये, जो कि 2020-2021 में थी। अब जो आपने बताया कि एक ओवरऑल राइज आया हुआ है 69% का, उसमें से भी 84% कमर्शियल है। अब अगर आपने जो क्वेश्चन किया है उसको मैं डायरेक्टली हिट करूं तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आपका पैसेंजर के साथ अगर कंपेयर करें तो कमर्शियल में है। वो इसलिए आया है कि लोगों की, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाइंग पावर बढ़ चुकी है, इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं। आपके ऑटो सेक्टर में जितनी गाड़ी जाती है कैश 20% है और 80% बैंक के थ्रू गाड़ी लीज होकर निकलती है। इसी तरह से सारा कॉर्पोरेट काम कर रहा है, जिसमें आपके जितने भी ट्रक और ट्रैक्टर्स और ये वाली कमर्शियल व्हीकल्स आ जाती हैं, और इसी तरीके से वो अपने जो ऑफिसर्स को देते हैं या नॉर्मल लोग लेते हैं, वो हार्डली कोई अपने कैश से देता है। कैश फ्लो की हर किसी को जरूरत होती है बिजनेस में, तो वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कमर्शियल व्हीकल में जो रेज है वो 84% का है। 69% में से 84% कमर्शियल व्हीकल का है। इसकी दो बहुत बहुत बड़ी वजूहात है। पहली, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट दी। फिर ये खाली फिर गवर्नमेंट के बैंक्स ने नहीं की, बाकी कमर्शियल बैंक्स जो हैं, जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला और उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को जहां तक कम कर सकते थे वो किया। स्टेट बैंक ने अपना हिस्सा डाला कार्बोर की शरह को नीचे करने में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट हमारा नीचे आता जा रहा है और लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने। आई मस्ट अपलॉड कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कमर्शियल व्हीकल में स्कीम्स ऐसी लॉन्च की हैं कि जिधर एक बंदा जहां जिसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था 25%, 26%, फिर नीचे भी आ गया तो 18%, 17%, आज वो 7% पर, 6% पर, 5% पर गाड़ियां दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसके बाद आपने एकदम से बूम देखा है कि गाड़ियों का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, इकोलॉजी की तरफ हमारी पूरी ऑटो इंडस्ट्री ने एक करवट ली है। तो वो एक काफी बड़ा चीज है जिसको मैं बहुत जो मुझे अच्छा लगता है ये कहने में कि हमारी जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल और उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एकदम से। हालांकि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला तो बना। उसके अलावा आपको एक और चीज ऐड करती जाऊं कि खुशखबरी है सबके लिए कि अनाउंस होगी आपकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने पर यूनिट 70 रुपए से 39 रुपीज का यूनिट कर दिया है। तो आप ये देखें ना कि लोगों की लाइफ स्टाइल में नई इंडस्ट्री लाने में गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, जो कि पहले गवर्नमेंट को प्ले कर लेना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त है। तो वी आर हैप्पी। ये जो इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आमद है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है दुनिया खासतौर पर चाइना और दीगर ममालिक तो इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। हमारी ऑटो इंडस्ट्री इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रही है। अभी जो ये ऑटो सेक्टर में एक नया बूम आया है, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आमद के बाद ये थोड़ा डाउन होने की तरफ चला जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ जाएगा, या फिर अभी जो इस वक्त फ्यूल बेस्ड जो कार्स हमारी जो नॉर्मली एग्जिस्टिंग कार्स या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ये इनकी सेल इसी तरह से इंक्रीज होती रहेगी, चूंकि इंटरेस्ट रेट तो अभी डाउनवर्ड ही है और उसको सिंगल डिजिट में आना ही है अगले 2 रिव्यूज़ में। अच्छा, अब क्योंकि बीच में हमारे यहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा महंगाई का एक इन्फ्लक्स देखा है, तो लोग अभी भी लड़खड़ा रहे हैं, अभी तक उस चीज से बाहर पूरी तरीके से नहीं निकले। तो आपने देखा है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट हो रही है, टू मूव टू इलेक्ट्रिक। हाइब्रिड एक बीच का हिस्सा था जिसमें आप देख रहे हैं अभी कंपनीज का हम मेरे ख्याल में इतना नाम नहीं ले सकते, उन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स निकाली। अभी नेक्स्ट वो स्टेप है इलेक्ट्रिक का। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक हाइब्रिड को खत्म करके इलेक्ट्रिक पर आ चुकी है। हमारी मुल्क में ये एक थोड़ी सी बदकिस्मती कहूंगी कि हमने लेट कदम उठाया है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त कदम हमारी गवर्नमेंट ने एकदम से जो उठाया है कि इलेक्ट्रिक को बूम देने के लिए एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉलिसी आज अनाउंस कर दी है। एंड आई एम श्योर 1-2 दिन में ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी बहुत अच्छी सी को अनाउंस कर देंगे। अभी आप ये देखेंगे कि लोग पेट्रोल इसलिए ज्यादा नहीं खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल एक्सपेंसिव ही रहेगा। बिजली आपको लोअर रेट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, चार्जिंग इकोलॉजी आपकी क्रिएट हो जाएगी, चार्जिंग स्टेशंस। अब इतनी जबरदस्त पॉलिसी ये लोग लेकर आए हैं कि अब लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग अपना पैसा निकालेंगे बैंकों में से और इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। जब यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे तो एकदम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर उसका असर आएगा। तो मेरे ख्याल में लेकिन सोले साहब इसका अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप करना होगा चार्जिंग स्टेशन का, चाइनीज कंपनी आ रही है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर होगी। हमने सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट डेवू के साथ मिलकर देखी, वो कोई 200+ में बसेस लेकर आ रहे हैं डेवू वाले, और वो इलेक्ट्रिक बसेस अब हमें अपनी सड़कों पर नजर आएंगी। तो ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज का उसमें एक बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बल्कि हमारी बिजली की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जिंग स्टेशंस का हमें चाहिए होगा,
इसमें कितना वक्त लगेगा? ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म ये काम हो सकता है, चूँकि सारे सूबों में और फिर शहरों के लेवल पर और फिर कई कुछ किलोमीटर पर हमें ये स्टेशन कायम करने पड़ेंगे। आप ये देखें कि जब सीएनजी लगी थी तो कैसे मशरूम ग्रोथ हुई थी, कितने दिनों में, महीनों के अंदर पूरे मुल्क में सीएनजी स्टेशन थे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी जो इनिशियल इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं वो प्लग एंड प्ले हैं, वो घर में भी चार्ज हो सकती हैं जी। तो अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है वो ऐसी कुछ गाड़ियां हैं, और वो भी हैचबैक की उसमें कंपनीज लेकर आई हैं जो कि प्लग एंड प्ले हैं, सीधी सीधी आप लोग देख रहे होंगे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स में। तो इसके अलावा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी तेजी से डेवलप हो रहा है। ऑलरेडी 74 चार्जिंग स्टेशन तो हमारी कंपनी लगाती है। तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने अब रेट के ऊपर डाउन किया है, तो जहां कोई और इन्वेस्टर नहीं आता, इन्वेस्टर जैसे ही इन होगा आपकी मार्केट में, डिमांड और सप्लाई की बात है, अचानक से आपकी बढ़ेगी डिमांड गाड़ियों की, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको इतनी पॉलिसी वाइबल दे दी है गवर्नमेंट ने, वो भी चलेगी, लोग होंगे इलेक्ट्रिक के ऊपर चेंज। और सऊदी अरब का मैं आपको बता दूं, तेल के कुएं वहां पर, वो मुल्क तेल से भरा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने एक लूसिड नाम की कंपनी है इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बनाती है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया और साल की 3 लाख गाड़ी बनाकर वो एक्सपोर्ट करेंगे। और ये पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक बात है कि हम यहाँ गाड़ी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक, जो पाकिस्तान में 2 चीजें नहीं बन सकती थी, एक इंजन नहीं बन सकता था और एक चेसी नहीं बन सकता था। इलेक्ट्रिक गाड़ी को इंजन और चेसी की जरूरत नहीं होती, उसका बेड गाड़ी का बैटरी का होता है और उसके अंदर मोटरें होती हैं। सो दिस इज द टाइम कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मजीद फैसिलिटेट कर दे अपने ऑटो मेकर्स को, और ये इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जल्दी से चेंज कर दें, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बनाकर। अब हमें एक्सपोर्ट करने में गाड़ी कोई आर नहीं है। अभी आप देखेंगे और पेट्रोल वाली गाड़ियां आज तक एक्सपोर्ट नहीं हुई। वन लास्ट क्वेश्चन सोले साहब, कि फिर जो एग्जिस्टिंग हमारी कार्स हैं, इसका मतलब कि उनका एक डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो चुका है, चूंकि अब जब रिप्लेस उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करेंगी तो फिर उनकी डिमांड नहीं रह जाएगी। क्या वो एग्जिस्टिंग कार्स भी शिफ्ट हो सकती हैं इस इलेक्ट्रिक जो नई टेक्नोलॉजी है इस पर? वो गाड़ियां अगर कंपनीज टू कंपनीज कुछ और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस कर लें जो इलेक्ट्रिक काम करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं, तो ये चेंज हो सकती है। लेकिन एग्जिस्टिंग गाड़ी जो है वो नहीं चेंज हो सकती। इट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि आपने उसका पूरा मैकेनिज्म होता है ना इंजन का गाड़ी के अंदर, उस मैकेनिज्म के साथ उसका स्टीयरिंग, उसके व्हील, हर चीज अटैच्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का मैकेनिज्म और है और जो पेट्रोल गाड़ी है उसका मैकेनिज्म और है। दे विल हैव टू शिफ्ट टू द न्यू थिंग। जैसे आज आप बटनों वाला नोकिया नहीं यूज करते ना, हर कोई टच फोन यूज करता है, इलेक्ट्रिक कार एग्जैक्टली वही है। अच्छा, लेकिन अब एक एंड कंज्यूमर के लिए फिर कितना इजाफी बोझ उस पर पड़ेगा? यानी वो जो इस वक्त एक नॉर्मल पेट्रोल बेस्ड कार की जो प्राइस है उसके मुकाबले में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी महंगी होगी? चूंकि वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर होगी, वो सस्ती बिजली से चलेगी, उसमें आप महंगा फ्यूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो फिर कंपनीज उसकी कॉस्ट भी बड़ी सोच समझ कर तय करेंगी। अच्छा, इसमें एक ये है कि पॉलिसी में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है कि कंपनीज ओवर प्राइसिंग ना करें, नंबर 1। नंबर 2, ये सोच की कब बदलना जरूरी है यहाँ पर। ये एक लाइफस्टाइल है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। पेट्रोल गाड़ी लेकर हर महीने आपने उसमें ऑयल फिल्टर चीजें, आपने उसके खर्चे पेट्रोल ही पेट्रोल डालना है। और पेट्रोल एक ऐसा ईंधन है जो कि सिर्फ 40% जलता है और 60% जाया होता है। बिजली एक ऐसा ईंधन है जो कि 99.9% यूज होती है, उसकी यूटिलिटी है, एफिशिएंसी है, वो जाया नहीं होती। तो आप एक इलेक्ट्रिक कार एक दफा लेंगे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप सुकून में रहेंगे, आपको कोई चीज उसकी मेंटेनेंस नहीं है, एक्सेप्ट उसकी आपको थोड़ी बहुत अलाइनमेंट वगैरह करानी होती है, अदर देन दैट कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ ये सिर्फ एक सोच की बात है, एक वक्त की बात है। जिस तरह पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है, हमने भी वहां शिफ्ट हो जाना है। लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं, बड़े अवेयर हैं। अब तो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, तो आई बिलीव दैट इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम, नॉट मोर देन, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर आप लोग इसी चीज के ऊपर प्रोग्राम कर रहे होंगे कि आइस खत्म ही हो गया, पेट्रोल खत्म ही हो गया, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है। चलें, हम भी उम्मीद करते हैं, दुआ भी हमारी यही है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया सोलिया हसन साहब हमारे साथ मौजूद। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर मुल्क की मईशत के लिए हमेशा से रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता रहा है, जिसका मुल्क की जीडीपी में हिस्सा तकरीबन 8.5% से जायद है और इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का तकरीबन 40% टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता है। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट की तकरीबन 60% बनती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में टेक्सटाइल मार्केट में बहुत ही अहम प्लेयर समझा जाता है। इंटरनेशनली पाकिस्तान अपने आला मयारी कपास, धागे, कपड़े, मलबूसात और जो बेड शीट्स हैं, इसके अलावा तौलिए के लिए जाना जाता है। यूरोप, अमेरिका, चाइना और सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल की बड़ी मार्केट्स हैं। पाकिस्तान ने इस हेम टेक्सटाइल 2025 में सबसे बड़ी शिरकत की है। पाकिस्तान से 275 से जायद एग्जीबिटर्स इस नुमाइश में मौजूद हैं। पाकिस्तान चौथे बड़े मुल्क के तौर पर इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहा है। वफाकी वजारत तिजारत ने इस नुमाइश से पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कौमी पवेलियन भी कायम की है। चाइना, भारत, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक को पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर में कॉम्पिटिशन दे रहा है। पाकिस्तान ने माली साल 2023 में $16.5 अरब मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। पाकिस्तान से नेटवेयर, हाउस लिनन, बेड शीट्स और दीगर टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की जाती हैं, जबकि अब टावल का भी इसमें एक बड़ा अहम किरदार सामने आया है। टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए कॉटन की पैदावार बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान को कपास की कम पैदावार के नतीजे में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी हो रहा है। महंगी बिजली और गैस ने प्रोडक्शन कॉस्ट में भी इजाफा कर दिया है। अभी जो जर्मनी का इवेंट है, जो एग्जीबिशन, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में खास तौर पर क्या किरदार अदा कर सकती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। जुनैद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिंग चेयरमैन है टावल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद कैसे इसके जरिए बूस्ट दे सकते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में मजीद कितने इजाफे का सबब बन सकती है? जी, वालेकुम सलाम, ये शुक्रिया आपका विजिट देने का। देखिए जी, टावल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान बेस्ड एसोसिएशन है टावल मैन्युफैक्चरर्स की और एक्सपोर्टर्स की। तकरीबन 90% एक्सपोर्ट बेस्ड एसोसिएशन है और आप समझें कि इस दफ़ा जो 275 अप्रोक्सीमेट पार्टिसिपेंट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से हेमटेक्स में, उसमें 78 मेंबर्स जो है वो हमारे एसोसिएशन के जो है टीएमए के हैं। तो ये ऑलमोस्ट 30% का एक चंक बनता है और तकरीबन $2.2 बिलियन जो है वो ये हमारा सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है नेशनल एक्सचेंज के अंदर एक्सपोर्ट्स की शक्ल में। जहां तक आपने बात की हेमटेक्स के हवाले से, तो ये जिस तरह आपने बताया कि 130 कंट्रीज में से पाकिस्तान जो है वो फोर्थ जो है वो एग्जिबिटर है, ऑन द फोर्थ रैंकिंग, चाइना, इंडिया और टर्की के बाद। तो इसमें नो डाउट कि ये एक शो कर रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ है ये सेक्टर जो है, कि इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन जो है वो उसके बावजूद हम 4th नंबर पर रैंक कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि एमओसी का इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने नेशनल पवेलियन भी वहाँ पे कायम किया, प्लस ये कि जो एक मुख्तलिफ सेमिनार्स और एक थ्रेड कनेक्ट के नाम से जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर वो B2B मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद द बायर्स एंड द पोटेंशियल सेलर जो है। गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि यूरोप से तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है। इस दफा साउथ ईस्ट यूरोप से ये पार्टिसिपेशन देखी गई है और कुछ और नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज से भी लोग आए, क्योंकि इसके लिए जो है पूरी दुनिया से लोग जो है वो प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, बायर्स से मिलने के लिए और सेलर्स से मिलने के लिए एक्चुअली। दूसरा ये कि देखें, अभी थोड़ा सा कबल वक्त होगा इसके ट्रू पोटेंशियल को डिस्क्राइब करना, बट ये कि आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री के हम इसमें ग्रोथ देख रहे हैं इस दफा कि हमारी पार्टिसिपेशन ज्यादा है। और जुनैद साहब, जो हमारी टावल एक्सपोर्ट का जो इस वक्त पूरा पोटेंशियल है या स्ट्रेंथ है, या ओवरऑल हमारी टेक्सटाइल की जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, वो उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं या अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं? चूंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा इशू है जिस पर हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रही है। हुकूमत की कितनी कॉपरेशन आप लोगों को इस वक्त मिली हुई है, या अभी और मजीद कुछ डिमांड्स हैं आपकी इस सिलसिले में? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि देखें, प्राइसिंग और कॉस्टिंग इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट इशू। जो जाहिर आपको हम इंटरनेशनली मार्केट में कम्पीट करने के लिए यहाँ पूरी दुनिया से जो है वो आते हैं, बायर्स आते हैं, तो हम पूरी दुनिया के और एग्जिबिटर्स भी पूरी दुनिया से आते हैं, तो वी आर कम्पीटिंग विद द वर्ल्ड। अब आप देखें को इस बात को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा कि जब हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारी जो इनपुट्स हैं, जो हमारी जो मेन की इनपुट्स हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट की कॉस्ट को ड्राइव करती हैं, उसको महंगा करती हैं, इकोनॉमिक करती हैं, वो क्या चीजें हैं। और उसमें चीजें जो है मैं आपके सवाल के हवाले से शेयर करता हूँ कि देखें, इलेक्ट्रिसिटी और गैस कॉस्ट जो है ये एक ऐसा इशू है जो कि हमारे साथ
थोड़ा सा हमें आपके लिए हैम्पर करता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, जिसमें हम थोड़े से महंगे हो जाते हैं। तो आई वुड फील कि अगर हम इसको हैंडल कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस को जो है हम रीजनली कंपैरेटिव लेवल पे ले आए, मतलब उस लेवल पे ले आए जो हमारे रीजनली कंपैरेटर्स हैं हमारे, उनके लेवल पे ले आए, उससे करीब करीब ले आए, तो डेफिनेटली वी स्टैंड अ मच बेटर चांस देन नाउ। दूसरी बात है कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पिछले दौर में देखा गया कि एक्सपोर्टर्स को जो है वो FTR की फैसिलिटी थी, मतलब वो एक फाइनल टैक्स रजीम में जो है वो अपनी टैक्सेशन की जिम्मेदारियां अदा करते थे। अब उनको वहां से मूव करके नॉर्मल टैक्स रजीम में NTR में ले आए, तो डेफिनेटली उनको कॉस्ट बढ़ा रहा है और 1% के बजाय उनको 2% देना पड़ रहा है ऑन देयर शिपमेंट, जो कि डेफिनेटली उनकी कॉस्ट ऐड कर रहा है। हम समझते हैं कि ये इसको अगर रिव्यू किया जाए तो शायद बेहतर नतीजे निकलेंगे इसके जो है। अच्छा, गवर्नमेंट इस वक्त लो कॉस्ट एनर्जी पर तो काम कर ही रही है, और ये टैक्सेशन या इस तरह के दीगर इश्यूज भी अगर आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो ये जो टावल एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट ये 2.2 बिलियन के अराउंड है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओवरऑल है वो कोई 16.5 बिलियन के अराउंड है पर ईयर। तो ये इसमें फिर मजीद कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, इस दफा हम ग्रोथ देखेंगे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर, मगर क्योंकि आपका सवाल था कि फुल पोटेंशियल, हम अपने पोटेंशियल पे अभी डेफिनेटली नहीं काम कर रहे हैं। और अगर देखिए जो इनको अगर हम डेफिनेटली कंपेरेटिव हो जाते हैं मार्केट के अंदर, इफ वी आर कंपेरेटिव इन द वर्ल्ड, तो ये हमारा ये जो टॉवल्स इंडस्ट्री है, टेरी प्रोडक्ट्स है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इतने बड़े नंबर्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये शो कर रहे हैं इस बात को जो है। तो हमें इसको कैपिटलाइज करना चाहिए कि अगर हम इन चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं, तो आई वुड से कि वी हैव अ वेरी, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पीएम साहब का भी विजन है एक्सपोर्ट का, वो इससे अलाइन है बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं तो वी कैन सी वेरी गुड नंबर्स इन स्पेशली इन प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है। और देखिए सेकेंडली बात ये कि वी हैव टू बी सस्टेनेबल। अगर हम उन पॉलिसीज को लेके आए जो स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन बोर्ड लेके बनाई गई हैं और उनको सस्टेनेबल रखा जाए, थोड़ा लॉन्ग टर्म रखा जाए, कंपेटिटिव रखा जाए दुनिया से, तो आप मुझे बताएं देयर इज नो रीजन कि हम जो है वो इसमें अच्छे नंबर्स ना ले सकें। आई पर्सनली फील कि दिस कुड बी अ कमबैक ईयर हमारी टेक्सटाइल के लिए, अगर हम इन चीजों को एड्रेस कर लेते हैं, इन चैलेंज को एड्रेस कर लेते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दे आर नॉकिंग ऑन द डोर। और सब एक्सपोर्ट का जो विजन या प्लान इस वक्त, अगर हम उड़ान पाकिस्तान से थोड़ा कनेक्ट करें अपनी गुफ्तगू को, तो ज़ाहिर है अगले 5 साल में उसमें हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करना है, तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को भी एज सेक्टर ज़ाहिर अपना रोल प्ले करना है, फिर इसमें जो मुख्तलिफ मजीद सब सेक्टर्स हैं उनको भी अपना अपना रोल प्ले करना है। तो ये इसमें ग्रेजुअली आप चूँकि इशू सॉर्ट आउट होते रहेंगे तो ग्रेजुअल एक आप इसमें इजाफा एडिशन एक देख रहे हैं अच्छा खासा? जी देखिए, आपने कहा जी टेक्सटाइल सेक्टर में रोल प्ले करे। टेक्सटाइल सेक्टर पिछले दफा से ज्यादा की तादाद में हेमटेक्स में मौजूद है, तो अलहमदुलिल्लाह आप देखें कि देयर इज अ विलिंगनेस फॉर पीपल फॉर इंडस्ट्री टू डू बिजनेस एंड टू इम्प्रूव इटसेल्फ। अब ये कि डेफिनेटली जो इश्यूज आपने बताया कि अगर वो हो जाते हैं, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि हमारे नंबर्स ना बढ़े और हमारी सेल्फ हमारे सेक्टर की, इस सेक्टर की और बाकी सेक्टर की जो है वो ग्रोथ ना हो, वो मुझे कोई रीजन नजर नहीं आता। और MOC जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ऑनरेबल मिनिस्टर जाम कमाल साहब का भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा सीजैप के हवाले से, इस एग्जीबिशन के हवाले से भी उन्होंने जो है वो काफी सपोर्ट शो की है। तो इट देखिए सस्टेनेबिलिटी का और इशू आएगा आगे जाके आने वाले दिनों में। यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारी एक काफी लार्ज नंबर ऑफ सपोर्ट जाती हैं। 2030 तक जो है दे हैव डिमांडेड टू फॉर सम कंप्लायंस टू बी डन फ्रॉम पाकिस्तान। अभी हम 30% कंप्लायंट है, तो मैं समझता हूँ इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये भी एक अहम इशू बन सकता है आगे वाले दिनों में जाने, जैसे कि हम वहाँ पे हमारा अच्छा चंक जाता है यूरोप के अंदर, कि उसको भी हम अभी से इसके लिए प्रिपेयर करें ताकि ये हमें हर्ट ना करे आगे जाके जो है GST के हवाले से। चलिए बस लास्ट 15 to 20 सेकंड्स में अगर एक कंक्लूजन आप ब्रीफली अगर दे सकें तो बस मुझे क्लोज करना है उसके बाद। ये देखिए जी, ये हमारा एज आई सेड अर्लियर इट कुड बी अ कमबैक ईयर। वी आर वेरी वेल पोजीशन राइट नाउ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ये एग्जीबिशन हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू का काम किरदार अदा करेगी, जैसे मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, गैस टैरिफ को एड्रेस करें, टैक्सेस की इशू को एड्रेस करें और स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लेके इंशाल्लाह वर्क टुगेदर। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद हमारे साथ मौजूद थे, जो एक्टिंग चेयरमैन है इस वक्त TMA के। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।